अब ये शेक्सपियरियन ट्रेजेडी आप जब देखोगे तो डायरेक्टली यू कैन कंट्रास्ट विद द थियरी ऑफ एरिस्टोटल। एरिस्टोटल की थियरी और शेक्सपियरियन थियरी, और particularly the theory that underwent a change in Renaissance period. Actually, the credit, to certain extent, the credit can be given to university wits. They experimented, they studied what was there before them, means classical learning was before them. They studied classical literature. They studied Aristotle's poetics. They got to know the various conventions, rules related to the creation of drama or other poetic creations or poetic genres. और पहले आप अगर देखोगे तो यू कैन फाइंड द नेम ऑफ क्रिस्टोफर मार्लो हु चेंज्ड द स्ट्रक्चर ऑफ एरिस्टोटल्स ट्रेजेडी और द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेडी। मार्लो ने क्या किया, यूनिवर्स जो यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस और यूनिटी ऑफ एक्शन में थोड़ा सा चेंज किया। ज़्यादा एक्शन में बहुत ज़्यादा नहीं किया, लेकिन प्लेस और टाइम में बहुत ज़्यादा किया। यू कैन वेरी वेल relate to the story of Dr. Faustus. Dr. Faustus, when he sold his soul, कितने साल का था वो? 24 years का बॉन्ड था। 24 years से पहले उसने क्या किया, ही स्टडीड एवरी सब्जेक्ट, ही डिड मास्टर्स और पीएचडी इन ऑल द सब्जेक्ट्स। तो उसमें भी 10-15 years से ज़्यादा लगे होंगे। तो कुल मिला के आप स्टोरी की 24 years की वो, जो आफ्टर सेलिंग हिज सोल, और 10-15-20 मिनट 20 years की पहले, तो कुल मिला के 30-40 years की स्टोरी उन्होंने बड़ी सक्सेसफुली ऐसे दिखा दिया, और पता भी नहीं चला कि दैट वी आर वायलेटिंग द रूल और वी आर वायलेटिंग सर्टेन कन्वेंशन, लिटरेरी कन्वेंशन। वो एकदम नेचुरल लगा। ट्रेजेडी, द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेडी अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, इफ वी फील सो, उसमें आपको लगेगा कि वी ट्रेजेडी शुड बी, tragedy means the action should be self same, identical from the start to the very end. And as far as place is concerned, so okay, you can take the liberty of giving the setting of approximately, means the place that can be covered in 24 hours. The time as well, as far as time is concerned, so time is also of 24 hours. Action that is to be shown on the stage is of 3 hours और 2 hours, लेकिन 3 hours to 2 hours का आप नॉर्मली पूरे 24 hours का अगर आप एक्शन देखते हो, तो उसमें कितना एक्शन होता है जिसको कि आप प्रेजेंट कर सकते हो स्टेज पर? आपके 8-9 hours तो सोने में चले जाते हैं, और 5-6 hours आपके डेली जो चोर्स होते हैं उनको करने में चले जाते हैं। जो वर्थवाइल एक्शन होगा आपकी लाइफ में, वो मतलब हार्डली इट विल बी 1 hour 2 hours that can be taken or that can be shown on the stage. So he has given the liberty of taking the action of around 24 hours, and then the distance you can cover in 24 hours can also be taken. तो इतनी लिबर्टी उन्होंने कहा है। As far as the play unity of action is concerned, so there is no liberty given in unity of action by Aristotle. उसमें कोई किसी तरह की लिबर्टी, किसी तरह का कोई रिलैक्सेशन है नहीं। मतलब ट्रेजेडी है तो वो इट शुड बी फ्रॉम द वेरी स्टार्ट टू द एंड ट्रेजेडी। इफ इट इज अ कॉमेडी, सो इट शुड बी कॉमेडी फ्रॉम द स्टार्ट टू द वेरी एंड। कोई रिलैक्सेशन उसमें नहीं। मार्लो ने क्या किया, प्लेस भी चेंज की। प्लेस मतलब ही हैज विजिटेड सम फॉरेन यूनिवर्सिटीज, जो विटनबर्ग यूनिवर्सिटी थी या फिर और जो यूनिवर्सिटीज ही ऑल्सो विजिटेड। ही विजिटेड मैनी प्लेसेस ऑल्सो बिकॉज ही हैड अ कंप्लीट टूर ऑफ वर्ल्ड। वर्ल्ड टूर एक तरीके से कहा जाए, आफ्टर गेटिंग द एडवांटेज बाय सेलिंग हिज सोल, सो ही कुड गो एनी वेयर ही लाइक्ड। तो टाइम और प्लेस की जो यूनिटी थी वो बड़े ही बेहतर ढंग से क्रिस्टोफर मार्लो ने वो पॉसिबिलिटी दिखा दी, दैट यू कैन वायलेट दीज यूनिटीज विदाउट हार्मिंग द कॉम्पैक्टनेस और द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ड्रामा। और सिंस ड्रामा इज a piece of literature, or a piece of literature is a piece of literature,
we have to imagine most of the things. We imagine the characters suffering, characters making merry, or they are enjoying themselves on the stage. So we imagine everything. So we imagine, if we imagine everything, so we can imagine the violation of unities also. उसमें कोई इतना बड़ा इशू होने वाला नहीं। उसी को फिर ट्रेजेडी में बड़े सक्सेसफुली शेक्सपियर ने फॉलो किया। तो अब जो कुछ आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको शेक्सपियर की थियरी और लिटरेरी कन्वेंशन यानी एग्जिस्टिंग कन्वेंशन जो थी एरिस्टोटल की या क्लासिकल कन्वेंशन जो थी, उसमें एक कंपैरिजन भी हो जाएगा। और इन व्हाट वे शेक्सपियर डिड शेक्सपियरियन वर्क मीन्स इंडिविजुअलाइज्ड वर्क, इन व्हाट वे ही वाज इंडिविजुअल, किस तरीके से इंडिविजुअलिटी उन्होंने शो की। उसमें आप देखिए सबसे पहले कैरेक्टर, कैरेक्टर को लेकर के शेक्सपियरियन थियरी और एरिस्टोटलियन थियरी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको शायद ही नज़र आए, particularly as far as tragedy is concerned, because the focus of Aristotle was mainly on tragedy, और फिर ट्रेजेडी के constituent parts. Two important things were there according to Aristotle, that is plot and character. शेक्सपियरियन ट्रेजेडी में भी आपको कैरेक्टर और प्लॉट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, बाकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स होते हैं वो दे कैन बी रेलेगेटेड टू subsidiary parts, means they can be added, they can be used in order to give the edge to the drama or embellish the drama or to give extra effect. However, they are not very important factors or important phases, important things for the formation of a drama. उसमें सबसे पहले क्या है, कैरेक्टर। कैरेक्टर एरिस्टोटल थियरी क्या कहती है कैरेक्टर के बारे में, वही अप्लाई होती है शेक्सपियर पे भी। द कैरेक्टर शुड बी ऑफ सम रॉयल फैमिली, some great character, some legendary character. He belongs to an aristocratic class, or he should be of some importance, importance of national importance or state in importance, or means his works, his doings affect the nation or the community particularly. He's not an ordinary person. He's not any person, means common man. He's an extraordinary person endowed with some extraordinary qualities. The same thing is टेकन बाय शेक्सपियर ऑल्सो। अब इसके सारे कैरेक्टर्स आप देख लीजिए तो क्या क्या मिलेगा आपका, जो सिंगल कैरेक्टर ड्रिवन, सिंगल कैरेक्टर, द ट्रेजेडी इज ऑफ सिंगल कैरेक्टर, single character in the sense where the focus is on one character only. Rest of the characters are there, but they complete the action. In some of the tragedies, some other characters are also foil. एक character to the foil concept भी होता है। foil character आपने सुना नाम, और foil to the character, एक तो main character और एक foil, protagonist और एक foil, दो तरह के कैरेक्टर आपको जनरली मिलते हैं। सुना है पहले कभी किसी ने फॉइल जी सर। कैरेक्टर क्या है? ऐसा है। फॉइल कैरेक्टर देखिए, एक तो हुआ आपका मेन कैरेक्टर प्रोटैगनिस्ट, सेंट्रल कैरेक्टर ऑन विच द एक्शन, द एंटायर एक्शन रेस्ट्स, और एक ऐसा कैरेक्टर जिसमें कि पूरा मेन कैरेक्टर चैलेंज करने की क्वालिटीज होती हैं, मतलब जैसे बैंक्यो टू मैकबेथ, होरेशियो टू हैमलेट. So we appreciate the character of Hamlet. However, we also feel influenced or inspired or impressed by the character of Horatio as well. We feel fascinated by the characters or the characteristics of Macbeth. However, the qualities of Banquo and Macduff are not to be overlooked. So these two characters are foil characters.
Similarly, you can find other characters in some other tragedies or comedies also in a particular piece of literature. So when the focus is on one character, however, the second character or the other characters, two, three more characters, they also show those magnificence, that characteristic, that valor, that courage, that extraordinary qualities. वो characters क्या होते हैं? Foil to the characters होते हैं, जो पूरा मतलब sometimes आपका एक्सपेक्टेशन हो कि भाई, जैसे क्रिकेट में आप देखिए कि आप लगाओ बैट किसी एक कैरेक्टर पर और दूसरा अचानक से आउटशाइन कर जाए, पूरा मतलब ही स्टील्स द शो. You expect somebody or some मतलब main character to perform. However, the subsidiary character, the character who was not in the picture or who was not in expectation of any person, he steals the show. तो इस तरह की कैरेक्टर्स जो होते हैं वो फॉइल टू द कैरेक्टर्स होते हैं. यहाँ पर शेक्सपियर की फिर भी अगर फॉइल कैरेक्टर्स भी हम मानते हैं, लेकिन आप ये मानिए कि ट्रेजेडी जो होती है वो किसकी? वन मैन ट्रेजेडी है. यानी कि ही हैज टू शो द ट्रेजेडी ऑफ single person of great repute, single person of some royal family, single person of some national or state importance. क्योंकि जितना बड़ा आदमी होगा, अगर उसकी ट्रेजेडी आप शो करते हो तो द लार्जर इम्पैक्ट विल बी देयर ऑन द ऑडियंस. जो अपलिफ्टिंग इफेक्ट की हम बात करते हैं ट्रेजेडी से, बिकॉज ऑफ विच एरिस्टोटल प्रेफर्स ट्रेजेडी टू एपिक. एपिक जो सुप्रीम क्रिएशन है, difficult creation है, however he prefers a tragedy to epic because tragedy showcases all the elements of epic, plus it can be encompassed, it can be confined to the span of 2-3 hours. epic की सारी क्वालिटी आपने एक मिनिएचर जॉनरो में इंसर्ट कर दी और इफेक्ट वही है. तो ennobling effect, uplifting effect, everything is the same that you can expect from an epic. Moreover, epic can be means difficult to perform. The narrative is some vast, and then there are many characters in the epic. So inclusions or giving space to all the characters is not very much conducive. Also in tragedy, you can give focus on certain characters. इतने characters जो कि आप perform करने के लिए स्टेज पर बुला सकते हो और आप उनको अरेंज कर सकते हो. तो ट्रेजेडी पे ज्यादा फोकस इसलिए भी था. तो यहाँ पर भी आप शेक्सपियरियन ट्रेजेडी में भी जब देखोगे, सो द फोकस इज ऑन वन कैरेक्टर. हाउ एवर अदर कैरेक्टर्स आर ऑल्सो देयर हु कंप्लीट द लाइफ और द क्रॉनिकल ऑफ दैट मेन कैरेक्टर. ये भी होता. तो सिंगल कैरेक्टर की एक ट्रेजेडी ये यहाँ पे होती है. फिर आप देखिए, और एक चीज और भी यहाँ पे, eponymous. In majority of tragedies of Shakespeare, you can find the eponymous character. Eponymous character आपको पता है? को बताया भी होगा, बहुत बार बताया होगा eponymous character. तो जैसे वो किंग लियर वाले उसको तो नहीं बोलते हैं? तब ये मेन जितनी भी मेजर कैरेक्टर जो ट्रेजेडीज होता है हैं, ओथेलो है जो जो जैसे eponymous इन का कॉन्सेप्ट क्या? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ eponymous? जो मेन होता है करेक्टर उसी के नाम पे ट्रेजेडी रखना. हाँ, एग्जैक्टली exactly. जो कैरेक्टर सेंट्रल कैरेक्टर है, सेंट्रल कैरेक्टर शेयर्स द टाइटल ऑफ द प्ले. कैरेक्टर जी सर ठीक. जो ट्रेजेडी का प्ले मतलब जो भी प्ले है, प्ले का जो टाइटल है, टाइटल एंड द सेंट्रल कैरेक्टर, द नेम ऑफ सेंट्रल कैरेक्टर, दे आर सिमिलर. जैसे मैकबेथ इज द कैरेक्टर एंड मैकबेथ इज द title of the story. Hamlet is the central character, Hamlet is the title of the story. King Lear is the main character and King Lear is the title of the story. Othello is the character and Othello is the central character of the story also. Coriolanus is the character and Coriolanus is the title of the story also. Romeo and Juliet are the characters and then this is the title. Antony and Cleopatra are the central characters and is the story title also. कॉमेडीज में थोड़ा सा डिफर आपको है, क्योंकि कॉमेडीज यहाँ पे देखिए कॉन्सेप्ट, यहाँ से भी आप इसको बिल्कुल कैटेगराइज कर सकते हो. कॉमेडीज आर प्लॉट सेंट्रिक.
जितनी भी कॉमेडीज हैं जो अच्छी कॉमेडीज हैं, जो मतलब एक क्लास और क्लासिक कॉमेडीज हैं शेक्सपियर की, वो सारी कॉमेडीज स्टोरी सेंट्रिक है, मतलब प्लॉट सेंट्रिक। इन ऑल दोज स्टोरीज, इन ऑल दोज कॉमेडीज, द स्टोरी और द प्लॉट इज इन फोकस। However, in tragedies, the tragedy is the tragedy of the character. ट्रेजेडी जितनी भी है वो क्या है, कैरेक्टर सेंट्रिक है। ठीक, कॉमेडीज क्या है, प्लॉट सेंट्रिक है, ये कैरेक्टर सेंट्रिक है। एक चीज यहाँ पे ये भी देखना कि स्टोरी जो है वो कैरेक्टर सेंट्रिक, कैरेक्टर सेंट्रिक मतलब tragedy is of one character and then he steals the show. He is the main hero or anti-hero whatsoever, and then his tragedy is the concern of the dramatist, and his tragedy gives the impact that the desire is the desire of the author and the audience also. So it is one man show completely. हमारा पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक फोकस उसी पर ही होता है। थीम जो यहाँ पे रहती है वो मतलब कैरेक्टर सेंट्रिक ही रहती है। तो इपोनिमस कैरेक्टर सिंगल कैरेक्टर, सिंगल मैन शो है ये, और कैरेक्टर सेंट्रिक ही यहाँ पर होती है जो फोकस। कॉमेडीज में सारा फोकस किस पे है, प्लॉट पर। इसीलिए उसके टाइटल्स भी आप कॉमेडीज के देखोगे तो कॉमेडी ऑफ एरर्स है, या फिर मर्चेंट ऑफ वेनिस है, या फिर मिडसमर नाइट्स ड्रीम है, ट्वेल्थ नाइट है, टेमिंग ऑफ द श्रू है। ये सब कैरेक्टर्स जो है मतलब दे आर नॉट इपोनिमस कैरेक्टर्स। यहाँ पे टाइटल जो है वो टाइटल कैरेक्टर के ऊपर नहीं है, अगर है भी तो वो इनडायरेक्टली है। जैसे मर्चेंट ऑफ वेनिस, तो मर्चेंट ऑफ वेनिस में देर इज नो सम नेम, इट इज अबाउट द मर्चेंट, वेदर इट इज रियली अबाउट द मर्चेंट और इट इज अबाउट सम फीमेल प्रोटैगनिस्ट, ये अलग बात होती है। एज यू लाइक इट। सो ये सारे कैरेक्टर, ये सारे जो स्टोरीज हैं, कॉमेडीज हैं, दे आर नॉट सेंटर्ड ऑन सम वन सिंगल कैरेक्टर, ये स्टोरी ड्रिवन है। यहाँ पे ट्रेजेडी जो है वो क्या है, कैरेक्टर ड्रिवन है। इसलिए ये भी आप एक इंपॉर्टेंट पॉइंट उसमें देख लिए। फिर उसमें ये तो आपको ऑलरेडी बता ही दिया, हाई स्टेटस, हाई स्टेटस और हाई इन्फ्लुएंस। द कैरेक्टर, the character of the tragedy has the high status in the society, as is told previously, that he either belongs to either a royal family or some war, means army, just like Othello. Othello is a Moor. Hamlet means Macbeth. Macbeth is the Thane of Cawdor. So he is a major general or some means a high rank officer in the army, or King Lear. he is a prince or he's a king. King Lear is a king, Yes. or Hamlet is a prince, and Coriolanus is a king, and Romeo and Juliet. So Romeo belongs to the famous family. Juliet also belongs to the famous family. So it is a clash between two families. Antony and Cleopatra. So Cleopatra is the queen of Egypt, and Antony is one of the triumvirates of Roman Empire. तो ये सारे कैरेक्टर्स जितने भी हैं, फेमस कैरेक्टर्स और important characters of tragedies, they belong either to some means army or rank, they hold some high rank in the army, or they belong to royal family, or they belong to some legendary class also. So वो high status, ये सारी चीजें आपको कैरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से मिल जाएंगी। फिर आप अगर देखते हो फेट वर्सेस कैरेक्टर, there is a debate who is more important or what is more important in tragedy of Shakespeare, fate or character. Destiny is the character or character is destiny? कौन सी चीज आप फॉलो करोगे इसमें? Character is destiny, sir. Character is destiny because character is completely responsible for his doom. No other agency, in some place, some other agencies can be stimulating factors, but they are stimulating factors. जो स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स होते हैं उनको आप ओवरलुक और एलिमिनेट भी कर सकते हो इफ यू हैव दैट विल पावर। वो आप कर सकते हो डेफिनेटली, अगर आपके अंदर से है ऐसा। सो यू कैन ओवरलुक, यू कैन ओवरकम दोज टेम्पटेशंस और दोज व्हाट वी कैन से
इम्पेटसेस, जो इम्पेटस होते हैं, आपके इन्फ्लुएंसेस होते हैं, प्रोवोकेशंस होते हैं, यू कैन easily overcome those things if you have willpower from your within. If you are weak, so you can be dominated by them. So these characters are not ordinary characters. These king, prince, or general of the army or high rank officer in the army. So they are not ordinary willed people. They are means great willed people. So they can be expected to overcome these factors also. However, they could not. तो उसमें आपका क्या है फिर, यहाँ से एक चीज और निकल के जो आएगी कि यहाँ पे fate has nothing to do with the fall of the character. It is the character himself who is responsible for his fall. और fall फिर यहाँ पे आती है तो वो क्या कॉन्सेप्ट है उसका, hamartia. The major characters of Shakespearean tragedies, they suffer from some hamartia. They suffer from some error in their judgment, which they could not discern, which they could not notice, which they could not control if they noticed. And then this little misjudgment on their part or lack in their discretion led to their tragedy. This is what has happened in almost all the tragedies of Shakespeare. And then this is the concept of Aristotle also. Aristotle also shows that the character should be of high quality, high class, and should suffer some misjudgment, some error in judgment, some flaw in the character, जिसको tragic flaw भी हम कहते हैं in other words. And then this tragic flaw is very subtle. The character is not in a position to control or to discern. या तो उसको शायद पता ही नहीं है, या फिर वो अगर पता भी है कभी, अगर उसको एहसास है कि this is leading to my downfall, but this is so much influencing that he cannot control. ऐसा हालांकि कम हुआ है, उसको शायद पता ही नहीं है कि वो उस चीज से सफर कर रहा है, लेकिन वो अगर पता भी है, जैसे हेमलेट में पता है उसको, कई बार he feels that why he is not doing, why there is so much lack in his executing his thoughts. He knows everything, he has all the evidences to confirm that his uncle is the main culprit, and still he is not able to take action, materialize all his thoughts. He keeps on thinking and thinking and thinking. तो वो क्या है, he realizes that he is not in a position to control those errors in his judgment or in his discretion. तो वो दोनों चीजें आपकी हो सकती है. तो यहाँ पे हमार्टिया वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे कि noble in action or delay in action or means failure in execution of the thoughts into action in Hamlet, rashness or short temperedness or anger in King Lear, ambition. मैकबेथ के बारे में हालांकि एक चीज आप और भी कहोगे कि ambition was the main tragic flaw in his character. However, the witches, three witches and the fourth witch, his wife, Lady Macbeth, they were also the important influences. Whenever he tried to ruminate over his doings, misdoings, these three witches, either three witches or his wife, came to him and then instigated his doings, well, whatever he was doing. And there came a time when the things went so far, so means a long way that he could not control them. हालांकि ये थ्री विचेज का जो इम्पेटस था ये कंट्रोल कर सकता था, वो वाइफ का इन्फ्लुएंस वो भी कंट्रोल कर सकता था इफ ही वाज मैन ऑफ फोर्टिट्यूड, इफ ही वाज मैन ऑफ ग्रेट विल. However, he felt vulnerable he felt prone to all these influences. Because somewhere or other, he himself wanted to do that. कहीं ना कहीं जब आप खुद ही अपने अंदर से अगर ये इंक्लाइन नहीं होते किसी चीज को, तो कोई दूसरा किस तरीके से आपको इन्फ्लुएंस कर पाएगा. If he tries to or they try to, they will feel failed. If you are not easily means a surrendering kind of guy, तो कोई आपको कर नहीं सकता. बट इफ यू फील लाइक डूइंग समथिंग, कहीं ना कहीं वो सॉफ्टनेस है आपके कैरेक्टर में, वो जो इंक्लिनेशन है जिसको कि टारगेट किया जा सकता है. तो दिस इज व्हाट द पीपल डू दीज डेज व्हेन दे असेस यू, दे मींस डू अ रेकी ऑफ योर कैरेक्टर. once they realize that in some or other way you can be slightly twisted, slightly modified, slightly altered, and then they come to the fore. फिर वो आपके उसी चीज पर
ओवर पावर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब इन कैरेक्टर्स के बारे में सोचते हैं, अगर ये एम्बिशियस खुद नहीं होता तो कितना भी इन्फ्लुएंसेस हो कोई काम इसको नहीं करते। इफ ही वॉज लॉयल, इफ ही न्यू व्हाट ही वॉज डूइंग, if he knew that he was a general only, and then he already had a post, or means the Thane of Cado, Thane of Five, so ये already अपने आप में fortunate है, and then he was the confidant of the king also। उसको क्या जरूरत थी, लेकिन he was himself very ambitious। see these influences, they added to that influence। अगर आप अथेलो की बात करते हो तो अथेलो के जो हमार्टिया है वो क्या है, सस्पिशन, सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, सस्पिशन, रैशनेस। हालांकि उसमें भी कुछ कोइंसिडेंसेस हैं, जो हैंकी हैंकरचीफ वाला जो एपिसोड है दैट इज प्योर कोइंसिडेंस, और इन्फ्लुएंस ऑफ इयागो। लेकिन इन्फ्लुएंस ऑफ इयागो और कोइंसिडेंट could not do if he was himself not that much vulnerable। तो vulnerability उनकी खुद की है, वो error in judgment खुद का है। That's why they fail before they act। ऐसी एंटोनियन क्लियोपेट्रा में आप देखते हो, so he was one of the triumvirates, that is a big achievement in itself, that suggests how courageous or how powerful the character is। However, the moment he came to Egypt and saw Cleopatra, he was completely flat। He left or he lost everything। Now let the Rome in Tiber melt वाली जो soliloquy है और ये जो speech है वो characterize करती है कि he has completely surrendered everything else before his lust। It was love or lust or both, so he could not overpower that, he could not overshadow that or control that, and this is what led to his downfall। Even knowing everything, still he was completely fixed। जो fixation थी, जो फीमेल फिक्सेशन थी, that he could not overlook। so hamartia, all these things, they make the characters, if we talk about the characters of Shakespearean tragedy। अगर आप दूसरी चीज देखते हो, हाँ एक चीज और भी है उसमें, फेट और कैरेक्टर में अगर आपको ये पूछा जाए कि फेट और कैरेक्टर, आप किसी, जैसे शेक्सपियरियन ट्रेजेडी है, सो यू कैन कंप्लीटली से दैट कैरेक्टर इज डेस्टिनी इन शेक्सपियर। फेट कहाँ पे वर्क करता है, तो कैन यू नेम एनी प्ले और एनी राइटर और एनी मिथोलॉजी हार्डी और सर। एनी, हार्डी, हाँ। हार्डी को आप कह सकते हो कि फेट इज द कैरेक्टर, मीन्स डेस्टिनी इज द कैरेक्टर इन हार्डी, एंड फेट इज द कैरेक्टर ऑफ ग्रीक लिटरेचर, पर्टिकुलरली ग्रीक ट्रेजेडी। जो एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग आप सोचते हो, तो उन्होंने ज्यादा किसको कहा है कि फेट ऑल्सो वर्क्स। कैरेक्टर इज समवॉट हेल्पलेस, finds helpless himself, very helpless when it is about fate। So in Greek tragedy you can find the working of means fate in dominating form, whereas in Shakespeare you can find the character is completely responsible for what he is doing, what he is, what he can be। ठीक। अब दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, प्लॉट, प्लॉट ऑफ शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। व्हाट सेलिएंट फीचर्स कैन बी देयर। अब क्योंकि शेक्सपियरियन ट्रेजेडी में कैरेक्टर इज मोर इंपॉर्टेंट, दैट वी हैव already discussed, and then we have given more time to the character also, and this is what is given in the tragedy also। प्लॉट में आपको क्या कॉमनैलिटीज दिखेंगी, क्या चीजें दिखेंगी जो नॉर्मली शेक्सपियर की ट्रेजेडी में, पर्टिकुलरली जो ग्रेट ट्रेजेडीज हैं उनमें आपको दिखेंगी, तो उनको आप देखिए। पहली बात तो कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन आपको पहले बहुत बार बताया भी होगा, फ्रेटेक्स जो पिरामिड है उसके थ्रू भी बताया होगा। तो एक कॉमन सी स्ट्रक्चर जो हर जगह फॉलो करती है, वो ये फर्स्ट एलिमेंट, ये सेकंड एलिमेंट, ये थर्ड एलिमेंट। ग्रीक जो कंस्ट्रक्शन है प्ले की, उसी को हम यहाँ पे शेक्सपियर के लिए भी फॉलो करते हैं। और ये फिफ्थ एलिमेंट, फर्स्ट में क्या है,
Exposition. Exposition means where there is an introduction of all the major characters and the situation and the circumstances. Sometimes the circumstance is introduced, or some other times the character is introduced, and other time both are introduced in their mutual relationship. So we get to know who are the characters, what is their mutual roles, relation to each other, and what is going to happen. We have some indication or some anticipation what is going to happen in the play, in what way the story will lead. Second is complication. इसको दूसरे उसमें क्या कहोगे आप? राइजिंग एक्शन. Rising action means after the exposition, things start taking some complicate structure. चीजें थोड़ी थोड़ी डिफिकल्ट होना शुरू हो जाते हैं. सो दे कीप. ये आपका फर्स्ट एक्ट, एक्ट 1, इसमें सारा हो जाएगा. समटाइम्स इफ देयर आर मोर सीन्स इन फर्स्ट एक्ट, सो एक्सपोजिशन इज कन्फाइंड मेयरली टू 2-3 सीन्स. 2-3 scenes तक every situation or every character is introduced by the time we complete scene 3. So we get to know everything, what is going to happen and who are the characters, what is their roles. कुछ minor characters हो सकते हैं जो बाद में उनका introduction हो, बाद में उनके सामने आए. ये जो है, this takes the longer part of the play. Act 2 और फर्स्ट का भी हम कुछ पार्ट ले सकते हैं, एंड देन 3. ये तो प्राइमरीली एक्ट सेकंड एंड एक्ट थर्ड प्राइमरीली आर डिजाइन फॉर दिस कॉम्प्लिकेशन, बिकॉज पूरी स्टोरी बनती है इसमें. हाउ द थिंग्स आर गोइंग in a complicated form, how the characters are falling prey or falling victimized by the circumstances, in what way they feel or feel dominated, in what way they dominate, in what way the one character dominates other characters, and all this drama takes place in those act 2, 3, sometimes 4. This is for act 4. This is called crisis. क्राइसिस और फ्रेटेक्स एलिमेंट. आप फ्रेटेक्स पिरामिड में क्या देखोगे इसको? क्लाइमैक्स. क्लाइमैक्स ऑफ द क्राइसिस इज द बॉइलिंग पॉइंट. बॉइलिंग पॉइंट मींस the complication, they keep rising, and then at certain place they came to a point where the things are not further aggravated. Now they will go downwards. जितना ऊपर तक जाना था वो चला गया, जितनी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती थी वो हो चुकी, जितना सेंसिटिव हो सकता था एक्शन हो चुका. नाउ द थिंग्स विल गो डाउनवर्ड्स. अब वो डाउनवर्ड्स की तरफ जाएंगे. तो वो क्या है? क्लाइमैक्स और ये जो लास्ट है आपका डेनिमो या कैटेस्ट्रोफे, दीज आर नॉट डिफरेंट थिंग्स. क्राइसिस और क्लाइमैक्स प्रीसीड्स. फ्रेटेक्स एलिमेंट में आपको क्या है? फोर्थ एलिमेंट इज क्राइसिस, सॉरी थर्ड एलिमेंट इज क्राइसिस, फोर्थ इज क्लाइमैक्स, एंड देन डेनिमो और कैटेस्ट्रोफे. हालांकि जो ग्रीक मॉडल है उसमें आपके 4 एलिमेंट्स ही है: एक्सपोजिशन, कॉम्प्लिकेशन, क्राइसिस और डेनिमो. ठीक. ये फिर बीच का आपका क्या है? फॉलिंग एक्शन. Falling action. Now the things start unraveling. The things take shape, they get complicated, everything is entangled, and then we feel everything that is happening in one or other way. And now they have reached certain place where, or certain point where they go downwards. अब वो चीजें downwards होती चली जाएंगी, तो उसको falling action. And last में आपका क्या है? डेनुमो और कैटेस्ट्रोफे. ये आपको पहले भी बताया था. डेनिमो इज नॉट confined to comedy. Denimo refers to the resolution of the complication.
अब रिजोल्यूशन आपका हैप्पी एंडिंग में भी हो सकता है और ट्रेजेडी में भी हो सकता है. रिजोल्यूशन मीन्स व्हेन द थिंग्स स्टार्ट गोइंग टुवर्ड्स द प्लेस और द पॉइंट वेयर देयर इज नो फर्दर डेवलपमेंट. उतना होता है. तो वो फर्दर डेवलपमेंट वाली स्थिति कहाँ से नहीं आ सकती? या तो वो हीरो और जो हीरोइन है वो आपका इज नो मोर, शी इज नो मोर, किल्ड, वो मर जाए, बात खत्म. या फिर क्या है, अगर हैप्पी एंडिंग में होगा सो द थिंग्स, द कपल्स दे गेट रीयूनाइटेड. जो बिछड़े हुए थे वो मिल जाते हैं, अगर प्रॉपर्टी छिन गई तो वो मिल जाती है, कहीं देश निकाला हो गया तो घर वापसी हो जाती है. मतलब वॉट एवर द थिंग्स दे हैपेंड इन द लाइफ ऑफ द मेन कैरेक्टर, इट कम्स टू द प्रीवियस हैप्पी स्टेट. तो वो रिजोल्यूशन को रिफर करता डेन्यूमो, ना कि कॉमेडी के हैप्पी एंडिंग को. ये आपको क्लियरली देखना पड़ेगा. सो कैटेस्ट्रोफे रिफर्स टू, sorry, denouement refers to catastrophe, but catastrophe is confined merely to tragedy. यहाँ पे denouement can refer to the ending of the comedy or ending of the tragedy, but catastrophe refers to the ending of the tragedy only. ये क्या है कि when the life of the main character goes to a place where the things start ending, when he is to suffer, and then he keeps suffering, and now the end of all the sufferings will be there with his own end. उसके खुद के एंड से वो सारी चीजें एंड हो जाएंगी, तो वो कैटेस्ट्रोफे हो जाएगा. तो ये एक क्या रहेगी, ये आपकी स्ट्रक्चर ट्रेजेडी की हर प्ले की लगभग लगभग सेम स्ट्रक्चर रहती है. वो बात अलग है कि अगर कॉम्प्लेक्स प्लॉट है, सो इन मीडिया रेस, जैसे हम एपिक में बात करते हैं, तो थिंग्स स्टार्ट इन बिटवीन. कहीं फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग समटाइम्स एक लीनियर प्लॉट चलता रहता है, वो कहीं जो है वो कॉम्प्लिकेशन पहले दिख जाती है, फिर चीजें आपके सामने आती हैं, फिर एक्सपोजिशन होता है कैरेक्टर्स का. समटाइम्स एंड पहले हो जाता है, फिर फ्लैशबैक में चली जाती है, तो वो एक अलग हो सकता है, लेकिन ये रहेगा ऐसे ही, कॉम्प्लिकेशन इसी उसमें जाएंगे. फिर दूसरा पॉइंट है इसमें आपका, जो सारे सारी ट्रेजेडीज में कॉमनली फॉलो होगा वो एलिमेंट्स ऑफ मेलोड्रामा. मीन्स मेलोड्रामेटिक एलिमेंट्स और मेलोड्रामा में क्या डिफरेंस है? मेलोड्रामा इज अ सेपरेट जॉनर ऑफ लिटरेचर. Melodramatic elements means the elements of violence, blood, terror, horror, crude language, and that aggravates the tension of the play. ये सारी चीजें ऐड करती है, जो वो टेंशन है पूरे प्ले की उसको एग्रेवेट करती है बाय द यूज ऑफ ब्लडशेड, वायलेंस. समटाइम मींस क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेडी में क्या है? एनी सच एक्शन विल बी नैरेटेड. अगर डेथ सीन है कोई या मर्डर का सीन है, सो द कोरस विल कम एंड देन दे विल टेल दैट द पर्सन हैज बीन किल्ड. एलिजाबेथन ऑडियंस का टेस्ट क्या था? दैट दे लव्ड वायलेंस ऑन द स्टेज. शेक्सपियर एंड ऑल द ड्रामेटिस्ट दे कैटर्ड टू द नीड. उस टेस्ट को उन्होंने पूरा, क्योंकि एक शेक्सपियर वाज द आर्टिस्ट, मींस लेस एन आर्टिस्ट देन अ बिजनेसमैन. और बिजनेसमैन के लिए जो पॉपुलर टेस्ट है वो पॉपुलर टेस्ट को करना होता है. जैसे मसाला मूवीज आपकी आर्ट मूवीज होती है, एक जो पूरी क्लासिकल कन्वेंशन जो फॉलो करती है, पूरे स्टोरी सबको फॉलो करती है. और एक होती है मसाला मूवी, मतलब सब कुछ होगा उसमें. एक्शन मूवी भी होगी, बीच में गाना जरूर आ जाएगा उसमें, भले ही उसकी नीड हो या ना हो. उसमें लव अफेयर छोटा सा हो ही जाएगा, भले ही उसकी बिल्कुल नीड हो या ना हो. हीरोइन इसमें होगी ही डेफिनेटली, अगर क्या कहते हैं वो मूवी है, भले ही उसकी नीड हो या ना हो. तो ऐसे बहुत सारी चीजें जो इररिलेवेंट होती हैं, लेकिन फिर भी आपको मूवीज मिल जाती है, बिकॉज वो उनको कंप्लीट पैकेज देना होता है. अदरवाइज ऑडियंस विल फील के गाने तो थे ही नहीं यार इसमें. उनको लगेगा अरे क्या हीरोइन तो थी नहीं कोई इसमें, अरे कि इनमें यार लव अफेयर टाइप का कुछ दिखाया नहीं इसमें. तो मतलब ये कंप्लीट पैकेज को दिखाना होता है, तो थोड़ा थोड़ा सब कुछ हो जाए, हालांकि जो मेन एक्शन है वो मेन एक्शन सा रहे. तो ये एक मसाला मूवी की तरह आप इसको कह सकते हो. एलिजाबेथन ऑडियंस की टेस्ट ही ऐसा था, दे लव्ड ऑल दिस मसाला.
So they loved violence performed on the stage, and these people, they tried to recreate the scenes on the stage also, rather than narrated by the chorus or some other character, or simply narrated. तो ऐसा कुछ नहीं था यहाँ पे। ये भी एक चीज रोमांटिसिज्म में आती शेक्सपियर की, कि ही चेंज दिस concept also. Means the bloodshed, the violence, the crude language or vulgar language sometimes, the use was restricted in क्लासिकल ट्रेजेडीज, वो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन शेक्सपियरियन ट्रेजेडी में, और पर्टिकुलरली फिर जो यहाँ की ट्रेजेडी होंगी अब, एलिजाबेथन ट्रेजेडी, जो और राइटर्स हैं उनके यहाँ ये आपको सारा मिल जाएगा। तो मेलोड्रामेटिक एलिमेंट्स आपको सारी ट्रेजेडीज में मिल जाएंगे। हेमलेट में तो लास्ट में बहुत खून खराबा हो जाता है, इन बिटवीन बहुत खून खराबा हो जाता है, पोलोनियस की डेथ से लेकर के वो ग्रेव डिगर सीन, उसमें जो वो लार्टिस और हेमलेट का कन्फ्रंटेशन, मतलब देयर आर मैनी इंस्टेंसेस वेयर द पीपल केम टू ब्लो। पूरा मतलब जो विजिबल कॉम्बैट या विजिबल कन्फ्रंटेशन है वो दिखाया जाता है, फिनोमिनल, ये आपको सारी उसमें दिख जाएगा। फिर आपको एक रोमांटिसिज्म तो बताई दी। रोमांटिसिज्म मतलब पहला तो यूनिटीज का वायलेशन, violation of unities. In all the tragedies, these unities have been violated. There are plots, there are underplots, subplots. तो जो plots, plot और उसमें underplot, sometimes subplot. Subplot का कोई बढ़िया सा एग्जाम्पल बताइए King Lear है sir? ट्रेजेडीज में। King Lear. किंग लियर इज द बेटर एग्जाम्पल ऑफ सब प्लॉट, जहां पे वो सब प्लॉट ना होकर के एक पैरेलल प्लॉट समझ लीजिए, मतलब टू स्टोरीज विच आर इक्वली इंपॉर्टेंट, द स्टोरी लाइन इन बोथ द थिंग्स, और मीन्स इट इज कंप्लीटली सेम। जो ग्लॉसेस्टर की लाइफ में हो रहा है एग्जैक्टली वही किंग लियर की लाइफ में हो रहा है, उसी तरह का सीन, मतलब द थीम इज ऑल्सो सेम। जो किंग लियर की थीम है वो क्या है, फिलियल इनग्रैटिट्यूड, तो वो दोनों की लाइफ में दोनों पैरेलल चल रहे हैं, और उनका आपस में रिलेशन भी है। मतलब ऐसा भी नहीं है कि वो ग्लॉसेस्टर की स्टोरी इज समवेयर डिफरेंट, एंटायरली डिफरेंट, हैज नथिंग टू डू विद द स्टोरी ऑफ किंग लियर, ऐसा भी नहीं है। these two stories are interlinked and then they run on their own space, on pace and parallel. तो वो सब प्लॉट्स, अंडर प्लॉट्स, प्लॉट्स यहाँ पे आपको शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज में मिल जाएंगे। क्लासिकल ट्रेजेडी में क्या था भाई, कि भाई प्लॉट मतलब सिंगल एक्शन ओरिएंटेड होना चाहिए। whatever action you are following should be from starting to the end. There should not be any digression, there should not be any means distraction from the main action. यहाँ पे तो आपको इंटरल्यूड्स भी मिल जाएंगे। तो इंटरल्यूड्स, ग्रेव डिगर सीन्स और पॉटर सीन इन मैकबेथ, ये ग्रेव डिगर सीन इन हेमलेट, ये सारे एक ऐसे सीन्स हैं जो कि इंसर्ट किए गए हैं इन ऑर्डर टू डाइल्यूट द मोनोटनी समटाइम्स इफ इट इज देयर, और डाइल्यूट द टेंशन अगर वो टेंशन बढ़ जाती है। एक प्रोलॉन्ग टेंशनाइज्ड सीन्स है या प्रोलॉन्ग्ड ट्रेजिक सीन्स है, सो दे मे गिव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द ऑडियंस। तो वो डिटैचमेंट का भी काम करते हैं, जो इंटरल्यूड्स होते हैं वो डिटैचमेंट का भी काम करते हैं। मतलब द ड्रामेटिस्ट makes sure that audience remains audience and then the performance remains performance. There is a line between the audience and the performance. They are not so emotionally attached to the performance of the audience or performance of the actors that they carry this thing to their houses when the play is over. एक्टर को तो पता चल गया कि उनको तो परफॉर्म करना था, दे आर ऑल हैप्पी, बट द ऑडियंस टेक्स एवरीथिंग ऑफ द प्ले दे हैव सीन टू देयर हाउसेस, और घर पे कलेश मचा पड़ा है। तो उस चीज को ब्रेक करने के लिए, एक डिटैचमेंट को क्रिएट करने के लिए, ऑडियंस को ऑडियंस जैसा एहसास दिलाने के लिए, या फिर जो एक रेगुलर और एक प्रोलॉन्ग टेंशन है उसको थोड़ा सा डाइल्यूट करने के लिए ये इंसर्ट किए जाते थे इंटरल्यूड्स। तो ये ग्रीक ट्रेजेडीज में भी बिल्कुल नहीं था, एरिस्टोटल कॉन्सेप्ट में फिट ही नहीं बैठता है, बट शेक्सपियर ने कई सारे ड्रामाज में ये किया है, सक्सेसफुली भी किया है। मतलब समटाइम्स वी डोंट
feel bad. Sometimes we don't even notice that how come it is there. अच्छा खासा सीन चल रहा था रोने पोने धोने का, और ये यहाँ से अचानक से आ गया. तो वो मतलब he has presented the things so naturally that the things look natural. इसलिए वो, and here lies the mastery of Shakespeare. Why he is the master of this dramatic art. तो वो यही चीज है उसमें है भी. फिर आप देखिए themes. No love theme in any of Shakespearean tragedy. You can find the theme of love. Can you? Love can be emotions that carries throughout the play, just like in Othello. But love is not the cause, love is not the theme on which or through which the character's tragedy takes place. किसी भी ट्रेजेडी में आप समझ लीजिए लव कोई ऐसी थीम ही नहीं है जिसकी वजह से ट्रेजेडी हुई. रोमियो एंड जूलियट को आप छोड़ सकते हो. रोमियो जूलियट में भी लव इज नॉट मोर इंपॉर्टेंट देन द फैमिली राइवलरी. जो फैमिली टेंशन है, फैमिली फ्यूड, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक. एंटोनियन क्लियोपेट्रा में आप लव को कह सकते हो, बट लव और लस्ट दोनों मिक्स किया. मतलब लव इज नॉट इन इट्स प्रिस्टीन और प्योर फॉर्म इज द ओनली थीम ऑफ शेक्सपियरियन ट्रेजेडी. बाकी थीम्स कौन सी होंगी आपकी? सस्पिशन होगा, सस्पिशन होगा, राइवलरी होगी, एम्बिशन होगी, एम्बिशन, एंगर, रैशनेस, और एग्जीक्यूशन, लैक ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ थॉट्स इनटू एक्शन. ये हो सकता है. देयर कैन बी मल्टीपल थीम्स जो कि आपको वेरियसली हर प्ले में शेक्सपियर की जो एटलीस्ट मेजर ट्रेजेडी, हम जो ट्रेजेडी की ये जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन या स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट हम डेवलप करना चाह रहे हैं वो किस पे बेस्ड होनी चाहिए? जो आपकी मेजर ट्रेजेडीज हैं शेक्सपियर की, जस्ट लाइक हैमलेट, मैकबेथ, किंग लियर, अथेलो, इनको बेस बना करके वो स्टैंडर्डाइजेशन किया जाए. अदरवाइज थोड़े थोड़े से डाइग्रेशन, थोड़े थोड़े से डिस्ट्रैक्शन, थोड़े थोड़े से आपको वायलेशन ऑफ दिस स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म वो आपको बाकी ड्रामाज में मिल सकता है. अगर आप किसी एक कंक्लूड करना चाहते हो किसी पॉइंट पर, तो आपको कुछ प्लेज लेने होंगे. जस्ट लाइक दीज प्लेज मीन्स दिस कॉन्सेप्ट इज कंप्लीटली टेकन और कैन बी अप्लाइड ऑन दिस 4 ग्रेट ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर. उसको आप ले सकते हो. ठीक. तो फैमिली फ्यूड हो सकता है, फैमिली राइवलरी, फैमिली फ्यूड, और इंट्रीग हो सकता है, रिवेंज हो सकता है. All these themes can be there as the main themes of Shakespearean tragedy except love. Love is not the theme. However, in comedy में अगर आप देखते हो तो love is the central theme. Love, marriage, reunion और bereavement, all these things वो central theme है, लेकिन tragedy में वो नहीं है. ठीक. उसके अलावा आप और देखिए. सर एंगर के बाद क्या लिखा था आपने? एंगर के बाद एंगर के एम्बिशन, एंगर एंड एम्बिशन वाली लाइन में. ये एंगर, एम्बिशन, रैशनेस. सर ये रैशनेस है. उसके बाद एंगर के बाद रैशनेस. ठीक. अब आता है आपका एक्सटर्नल वर्सेस इंटरनल एक्शन और कॉन्फ्लिक्ट. ग्रेट ट्रेजेडीज एंड ग्रेट सोलिलोकीज. जितनी ग्रेट ट्रेजेडीज हैं शेक्सपियर की, वो उससे ज्यादा क्या है, ग्रेट सोलिलोकीज के लिए भी जाने जाते हैं. और ग्रेट सोलिलोकीज में क्या है आपका, जो इंटरनल एक्शन, मतलब इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट ही इज गोइंग थ्रू, व्हाट ही इज अंडरगोइंग.
जो अंदर से फील कर रहा है कैरेक्टर, दैट इज बीइंग प्रेजेंटेड ऑन द स्टेज थ्रू सोलिलोकीज। सो आउटर एक्स्ट्रा और एक्सटर्नल एक्शन तो है ही इसमें, पूरा आपको स्टेज पे होता हुआ पूरा ब्लड वायलेंस और ये सब चीजें भी दिखेंगी, लेकिन उसके साथ साथ जो कोर फिलोसफी है, जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है दैट द मेन कैरेक्टर इज अंडरगोइंग और सफरिंग फ्रॉम, इज ऑल्सो देयर ऑन द स्टेज इन द फॉर्म ऑफ सोलिलोकीज। ये एक नई चीज थी, नई चीज की मतलब हालांकि हो सकता है क्लासिकल ट्रेजेडीज में भी हो, लेकिन शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज में वो स्पेशली थी। मतलब टू थिंक ऑफ हैमलेट इज टू थिंक ऑफ सोलिलोकीज, टू थिंक ऑफ मैकबेथ इज टू थिंक ऑफ ग्रेट सोलिलोकीज। जो कुछ स्पीचेज हैं वो इमोर्टल स्पीचेज हैं। तो वो क्या है, वो स्पीचेज या सोलिलोकीज किस चीज को रिप्रेजेंट करती हैं? देयर इंटरनल एक्शन, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको कि आप इंटीरियर मोनोलॉग और फिर स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, वो उसी चीज का एक वेरिएशन समझ लीजिए, जो मॉडर्न लिटरेचर में उसको स्पेशलाइज करके परफॉर्म किया गया। तो शेक्सपियर हैज गिवन द क्लू दैट दिस इज हाउ यू कैन represent what the character is undergoing। जो अंदर चल रहा है उसके किस तरीके से आप उसको दिखा सकते हो, प्रेजेंट कर सकते हो। तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, जो अंतर्द्वंद जो चल रहा है, उसको आप किस तरीके से सक्सेसफुली दिखा सकते हो, नेचुरल भी लगे और उसमें आपकी कोर फिलोसफी भी हो। सो इट इज नॉट अबाउट द स्टोरी, इट इज अबाउट द फिलोसफी ऑल्सो। तो वो यहाँ पे आपको मिलेगा। और क्या चीज मिलेगी? मैनी विक्टिम्स, the main character suffers. This is the universal fact in Shakespearean tragedy. However, other characters are also victimized in the end or throughout the play। अब पोलोनियस बेचारा बीच में मरा, ये लास्ट में आपके कई सारे मतलब गर्ट्रूड से लेकर के और हेमलेट खुद, ओफिलिया बीच में सुसाइड कमिट किया, लार्टिस और पोलोनियस मीन्स अदर कैरेक्टर्स दे आल्सो विक्टिमाइज, दे आर आल्सो किल्ड। हम मैकबेथ की बात करोगे तो मैकबेथ में आप किंग डंकन की डेथ से लेकर के फिर मैकडफ, बैंक्यो, ये सब चीजें मतलब कुछ की तो फैमिली डिस्ट्रॉयड हुई, कुछ को छोड़ना पड़ा, और रिलोकेशन, डिसलोकेशन, डिस्ट्रक्शन, मतलब एवरीथिंग हैपेंस। सो देयर इज नॉट ओनली द मेन कैरेक्टर हु इज विक्टिमाइज्ड, आपके बहुत सारे अदर कैरेक्टर्स भी जो हैं वो भी मरते हैं। अथेलो में भी रोडेरिको से लेकर के और कैशियो और फिर एमिलिया और डेस्टिमोना और फिर यागो और हेमलेट, ये अथेलो खुद। तो देयर आर मैनी विक्टिम्स थ्रू आउट द प्ले, एट द एंड और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्ले। ये आपको कॉमन फिनोमिनल सारी ट्रेजेडीज में दिखेगा, किंग लियर में भी ऐसी आपको दिखेगा। ठीक, तो ये चीजें एक आपकी रहेगी। फिर राइज एंड फॉल, rise and fall of the main character, मतलब half of the character to certain extent is about the rise of the empire, rise of the characteristics or the character of the main character, the protagonist, और half of the action is how he has fallen। तो ये भी आपको शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज में मिल जाएगा। ये उतना इंपॉर्टेंट हालांकि नहीं है। एक है अपलिफ्टिंग, uplifting effect। However, we witness the tragedies of main characters, nevertheless the tragedy is not depressing। आपको ऐसा नहीं लगता कि देख करके बहुत ज्यादा डिप्रेशन में आप आ गए ऑडियंस, कि यार मतलब व्हाट वी हैव सीन, व्हाट वी हैव वॉच्ड, वी हैड सेंटिमेंट्स अटैच्ड टू द मेन कैरेक्टर एंड देन ही हैज बीन किल्ड, ही हैज बीन शोन बीइंग किल्ड ऑन द स्टेज। तो अगर वो कैरेक्टर बहुत अच्छा होता, आइडियल होता, और हर तरीके से एक ऐसा कैरेक्टर जिससे कि हर कोई जुड़ सकता है, अगर उसका फॉल दिखाते तो वो कैसा होता? डिप्रेसिंग इफेक्ट होता। हाउ एवर दीज ट्रेजेडीज डोंट हैव डिप्रेसिंग इफेक्ट ऑन द ऑडियंस, दे हैव अपलिफ्टिंग इफेक्ट। जो आप किस थियरी से पढ़ते हो? वो कैथारसिस, कैथारसिस आपने पढ़ा? तो कैथारसिस की थियरी इज द थियरी दैट लीड्स टू अपलिफ्टिंग इफेक्ट ऑफ द ट्रेजेडी। जो वो द सेंटिमेंट्स, जो सेंटिमेंट्स हैं वो नोबल सेंटिमेंट्स से इवोक किए जाते हैं। ऐसा नहीं कि एक नेगेटिव सेंटिमेंट्स इवोक किए जा रहे हैं ऑडियंस के अंदर थ्रू द ट्रेजेडी ऑफ द कैरेक्टर। द फियर, द इमोशंस ऑफ पिटी एंड फियर,
ये क्या है, अपलिफ्टिंग इफेक्ट होता है ऑडियंस के ऊपर, जो ओवरऑल इम्पैक्ट है ट्रेजेडी का। वो परगेशन थियरी वर्क करती है, मतलब थ्रू द सफरिंग ऑफ द कैरेक्टर्स दे द ऑडियंस आल्सो गेट रिलीज, they gets means it gets released of their own suffering, on suppression. Their suppression is released while watching the suffering of the main characters with whom they had been emotionally attached. तो किसी भी तरीके से आपका सप्रेशन अगर रिलीज हो जाता है, सो यू फील लाइट, यू फील अपलिफ्टेड। डिप्रेशन वो नहीं होता, डिप्रेशन तभी होता है जब सप्रेशन एक्यूमुलेट होता चला जाता है। if you are not able to share what we are undergoing and then it is suffocating us, so it leads to the state of depression also. However, if we are able to release our pent up emotions or suppression of any kind in any form, जैसा पहले डिस्कस चल रहा था कि if you write a page and then you burn it, to certain extent you can get released of all your suppression. So while watching the tragedy also, you get released of your tension, of your suppression also. So this is how you get the uplifting effect of the tragedy. It is not about depression. It is not about depressing effect. It is about leading to the uplifting effect in the audience. तो वो ट्रेजेडी का एक ये इफेक्ट ओवरऑल इम्पैक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिफरेंट है। ऐसा नहीं कि ट्रेजेडी देख करके आप फिर वो जो सोरो है, जो सोरो कैरी करके लाए हो आप थिएटर से, यू आर लिविंग विद दैट सोरो एंड देन दैट इज अपसेसिंग यू, हॉन्टिंग यू, यू आर नॉट एट योर पीस। उस कैरेक्टर की डेथ या कैरेक्टर की ट्रेजेडी आपको हॉन्ट कर रही है, परेशान कर रही है, यू आर नॉट गेटिंग जस्टिफाइड। आपको लग नहीं रहा कि मजा नहीं आया भाई, जो इतना बढ़िया आदमी और इतना बढ़िया हीरोइन या इतना बढ़िया हीरो और एट द एंड ही डाइड, ये तो कोई बात नहीं हुई। सो उसको दिखाया ही ऐसा गया है कि यू फील जस्टिफाइड कि भाई हाँ, ही सफर्ड बिकॉज ही डिड समथिंग वर्थ सफरिंग, ही कुड नॉट कंट्रोल इट, ही कुड नॉट नोटिस इट, जो हेमार्टिया है, तो ही हैड सफर्ड एंड देन दिस इज व्हाट कैन गिव अस लेसन ऑल्सो, वी कैन ऑल्सो अवॉइड ऑल दीज थिंग्स, अदरवाइज वी ऑल्सो हैव टू सफर सिमिलरली। तो वो सारी चीजें जो है फिर वो अपलिफ्टिंग इफेक्ट की तरफ ले जाती हैं। ये सारे पॉइंट्स आप अगर आप एक पूरा पेपर लिखते हो तो आपका अच्छा खासा एक 4-5 पेजेस का आंसर भी हो जाएगा इसमें। और ये इन नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको देखिए और इनको कोशिश करिए कि इसको लिखा जाए, मतलब यू ट्राई टू डेवलप द पैराग्राफ्स। इसको पैराग्राफ जरूर डेवलप करना, उसकी आपकी राइटिंग स्किल्स का भी पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाएगा, और व्हाट यू हैव अंडरस्टूड, आपकी कॉम्प्रिहेंशन, लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन, वो उसका भी टेस्ट हो जाएगा, और एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आप कैसे बनाते हो उसका भी टेस्ट हो जाएगा। ये आप करिए, ठीक।